अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सोशल चेंज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सोशल चेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट। सोशल चेंज क्या है? ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, सोशल और चेंज। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी और चेंज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपली क्या है कि वक्त के साथ साथ हमारी सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है या मॉडिफिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। अब सोशियोलॉजिस्ट ने इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि वक्त के साथ साथ लोगों की बिहेवियर में, सोशल स्ट्रक्चर्स में, इंस्टीट्यूशंस में लाइक फैमिली, रिलीजन, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वगैरह, इसके अलावा नॉर्म्स और वैल्यूज़ वगैरह में जो चेंजेस आते हैं, जो मॉडिफिकेशन होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। तो सोशल चेंज बेसिकली क्या है कि वक्त के साथ साथ जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसमें लोगों का बिहेवियर शामिल है, सोशल स्ट्रक्चर शामिल है, या किसी भी तरीके का चेंज आ रहा होता है, उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंज, के सोशल चेंज जो है वो आता क्यों है, क्या वजूहात है सोशल चेंज की। तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे सोसाइटीज़ जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो रही हैं और ज़्यादा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोशल चेंज की तरफ जा रही हैं। अगर हम हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी की बात करें तो वो बिल्कुल सिंपल सी सोसाइटीज़ थी, वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई एडवांसमेंट नहीं थी इसमें। तो वो बिल्कुल सिंपल सा लाइफस्टाइल था लोगों का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्टेजेस आई सोसाइटी की, और अगर आज की सोसाइटी से हम कंपेयर करें उस सोसाइटी को, तो कितना ज़्यादा सोशल चेंज आया हुआ है। तो वक्त के साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो एक वजह ये हो सकती है सोशल चेंज की, यानी इसकी वजह से लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस चेंज होते हैं। अब आप देखें कि चैट जीपीटी के आने से कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले आपने अगर कोई असाइनमेंट बनानी होती थी तो आप गूगल की 10,000 वेबसाइट्स को चेक करके फिर आप अपनी एक असाइनमेंट तैयार करते थे। लेकिन अब आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट देते हो चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी पूरी असाइनमेंट आपको लिख के दे देती है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स के जो है वो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं। कहाँ वो नोकिया 3310 होता था और अब आईफ़ोन के लेटेस्ट मॉडल्स हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, और टेक्नोलॉजी डिफरेंट तरह की एडवांस हो रही है। एग्रीकल्चर का देखें तो पहले बिल्कुल जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें भी एडवांस हो गई है, एजुकेशन सिस्टम में एडवांसमेंट आ गई है। तो ओवरऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है उसकी वजह से सोशल चेंज आ रहा है। उसके बाद आ जाता है डेमोग्राफिक चेंजेस। इसमें पॉपुलेशन साइज़, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा इसमें आ जाते हैं माइग्रेशन वगैरह, अर्बनाइजेशन, वो सारे फैक्टर्स। इनकी वजह से जो सोशल चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से सोशल चेंज आया है। इसके अलावा अगर हम इसमें अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन वगैरह की बात करें तो कितने लोग जो है वो अब रूरल एरियाज से मूव कर रहे हैं सिटीज़ की तरफ बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, और कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के अब बाहर जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। ठीक है, तो डेमोग्राफिक चेंजेस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के कोई कंट्री जो है वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है, इसमें यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है रिसेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री में जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, या फिर वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे नेगेटिव सोशल चेंज आएगा। यानी इकोनॉमिकली वो कंट्री या स्टेट जो है वो अनस्टेबल है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो अभी इतना स्टेबल नहीं है। जैसे हम वो करते हैं ना रैंक, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। यानी जो इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल होते हैं लाइक यूएसए वगैरह, फिर सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अफ़गानिस्तान वगैरह जैसे आ जाते हैं, जो डिपेंड कर रहे होते हैं बाकी कंट्रीज़ पे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बाकी इन सारी चीज़ों में भी इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई कंट्री, वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ पे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पहले वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर एक कंट्री है वहाँ पे कोई गरीब ही नहीं है, सारे जो है वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट होगा फिर मज़ीद ऊपर जाने के लिए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल चेंज में। उसके बाद फोर्थ है कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब ये है कि आपने दूसरे कल्चर के आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को और बिलीफ को अडॉप्ट कर लिया हो। इसकी वजह से जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कि ये कल्चर की वजह से सोशल चेंज आया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ पे अब हमारी ट्रेडिशनल फ़ूड के अलावा चाइनीज़ भी चलती है। ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज़ की फ़ूड भी हम ले रहे होते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग के अलावा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। तो डिफरेंट कल्चर्स को जब आप अडॉप्ट करते हो तो उससे भी सोशल चेंज आता है।
उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल मूवमेंट। इसका ये मतलब होता है कि किसी सोसाइटी में अगर रेवोल्यूशन आ रहा है, किसी तरह की सोशल मूवमेंट्स चलाई जा रही हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सोशल चेंज आता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि हमारी सोसाइटीज़ में दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास। उन दोनों के दरमियान जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्सेज और पावर की, और फिर स्ट्रगल होती है और उससे जो है वो सोशल चेंज आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशंस हो गए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, या सिविल राइट्स मूवमेंट, फेमिनिज्म की मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको हम इस फैक्टर में जो है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह। इसकी वजह से जो सोसाइटी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आया है। जैसे अगर अचानक कहीं पे ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, तो किसी भी सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे तबाह हो जाता है, या फिर किसी भी तरीके का नुकसान होता है, फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो चेंज आ रहा होता है। या फिर इसमें पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है कि अगर किसी साल मौसम जो है वो बहुत अच्छा रहे और फसलों की जो है वो पैदावार बहुत अच्छी हो, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है वो चेंज आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉज के। गवर्नमेंट अगर किसी तरीके के लॉज या पॉलिसीज़ को पास करती है तो उसकी वजह से चेंज आता है। जैसे जो है पाकिस्तान में डिफरेंट एक्ट्स पास किए गए हैं ट्रांसजेंडर के लिए, वुमेन के लिए, हरासमेंट के ख़िलाफ़, ये वो, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो ये इंटेंडेड, या फिर आप कह सकते हो कि कंट्रोल्ड या प्लान्ड सोशल चेंज होता है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉज के थ्रू आता है। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन एंड नॉलेज। वक्त के साथ साथ जो है इसमें भी एडवांसमेंट आ रही है और इसकी वजह से भी सोशल चेंज आ रहा है। पहले जो है लड़कियों की तालीम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन आज के दौर में लड़कियों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है तालीम दिलवाने में जितनी कि मेल को। ठीक है, कुछ रूरल एरियाज़ के अलावा ज़्यादातर जो है अब लड़कियों की तालीम पे फोकस किया जा रहा है, तो इसकी वजह से सोशल चेंज आ रहा है। अब लड़कियां जो है आपको डिफरेंट फील्ड्स में नज़र आती हैं। पहले जो थे, कहा जाता कि ये वाली फील्ड जो है वो मेल के लिए है, वहाँ पे लड़कियां आपको काम करती नज़र आएंगी। तो एजुकेशन और नॉलेज की वजह से ओवरऑल सोसाइटी की वेलबींग भी प्रमोट होती है और सोशल चेंज भी आता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, आप हर दूसरे बंदे से कनेक्टेड हो। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी कर सकते हो, या हर चीज़ पे आपकी एक्सेस होती है, तो उसकी वजह से भी सोशल चेंज आता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। तो सबसे पहले है सोशल चेंज इज़ यूनिवर्सल। सोशल चेंज यूनिवर्सल होता है, यानी ये दुनिया की तमाम सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता है। अगर आप हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी से लेके अब तक की सोसाइटीज़ को देखें, तो हर सोसाइटी में सोशल चेंज आया है। ये जो सोसाइटीज़ इतनी चेंज हुई हैं, ये क्यों हुई है? क्योंकि सोशल चेंज आया है। वक्त के साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, लोगों की सोच, बिहेवियर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, हर चीज़ में तब्दीली आई है, तभी इतना चेंज देखने को मिलता है, और ये चेंज आता जाएगा। ठीक है, वक्त के साथ साथ चीज़ें मज़ीद एडवांस होती जाएंगी और ये चेंज एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस की तरह एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल होता है, ये हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अब एग्जांपल लिखी हुई है कि कोविड-19 जो था वो पेंडेमिक था, यानी वो ओवरऑल पूरी दुनिया में आया था और उसने पूरी दुनिया में ही सोशल चेंज वो लेके आया था। ठीक है, लॉकडाउन लगा था या डिफरेंट इलाज आए, सारा कुछ, तो ओवरऑल जो है वो पूरी दुनिया में उसका एक इम्पैक्ट आपको नज़र आया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोशल चेंज जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी एक ऑन गोइंग, डायनेमिक और इवॉल्विंग प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहता है, कभी रुकता नहीं है। प्रीवियस सोसाइटी से लेके अब तक की सोसाइटीज़ में अगर आप देखें तो ये कॉन्टीन्यूसली चलता हुआ आ रहा है, कहीं पे ये रुका नहीं है। हाँ, इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सोशल चेंज आता है, कहीं पे कम आता है, लेकिन जो है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। इसके एग्जांपल में फ़ेमिनिज़्म की बात करें तो फ़ेमिनिज़्म जो है वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और इसके डिफरेंट वेव्स आई। यूएसए में स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सोसाइटीज़ में, और आज तक जो है फ़ेमिनिज़्म चलता हुआ आ रहा है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो उस सेंचुरी से चला था और आज तक चलता आ रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐड होती जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप रोक नहीं सकते, यानी कि ये अनअवॉइडेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान जो है उसकी नेचर बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। उसकी नीड्स, डिज़ायर, वैल्यूज़ टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, यानी अब एक चीज़ उसने देखी, उसके जहन में आइडिया आया, उस पे काम करेगा, चेंज आएगा, फिर उससे चेंज, मतलब ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा और आप इसको रोक नहीं सकते हो। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो सोसाइटी उसको सिंपली अडॉप्ट करती जा रही है, तभी जो है इतना चेंज आया हुआ है सोसाइटी में। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें
तो 1950 से 1960s तक होमोसेक्सुअलिटी जो है वो टैबू समझी जाती थी, बहुत बुरा कंसिडर किया जाता था इसको। फिर उसके बाद जो है वो होमोसेक्सुअल ने मूवमेंट चलाना शुरू किया अपने राइट्स के लिए। 1990 से 2000 तक ये एक बहुत मेन इशू रहा था होमोसेक्सुअलिटी का। उसके बाद जो है 2010 में बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है वो लीगल करार दे दिया था, मतलब लीगल कर दिया था ये होमोसेक्सुअल की मैरिज को, ठीक है। यानी मेल मेल से शादी कर सकता है, फीमेल फीमेल से शादी कर सकती है। तो इस तरीके से जो है फिर आप रोक नहीं सकते हो चीज़ों को। तो ये इसके एग्जांपल में आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेजुअलनेस। ग्रेजुअलनेस का मतलब ये होता है कि सोशल चेंज आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप उठो और अगले दिन पूरी सोसाइटी चेंज हुई हो, बल्कि सदियाँ लग जाती हैं लोगों की सोच को तब्दील होने में, चीज़ों को बेहतर होने में, ठीक है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सोशल चेंज आता रहता है। ये कॉन्टीन्यूस भी होता है, आप इसको रोक भी नहीं सकते, और ये आहिस्ता आहिस्ता आता रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि ये प्लान भी हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। प्लान्ड जैसे इंटेंशनल होता है, आप एफ़र्ट्स करके किसी चीज़ को जो है वो लेके आओ, उसके थ्रू चेंज आए, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो है अगले कुछ सालों में पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, और फिर वो कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ बनाती है, कुछ लॉज और पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ सालों में पॉवर्टी को आप कंट्रोल कर लेते हो। तो ये जो सोशल चेंज आया है ये इंटेंडेड है, ये कंट्रोल्ड है, ये प्लान्ड है, ठीक है। यानी आपने प्लान करके चेंज को आप लेके आए हो। उसके बाद अनप्लान्ड क्या होता है, जो नेचुरली आ रहा होता है, ठीक है। उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं होता। जैसे एकदम से नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, उसकी वजह से बहुत तबाही मच जाए, और सोसाइटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए, या व्हाटसोएवर। तो वो जो चीज़ होती है वो अनइंटेंशनल होती है, और वो नेचर की तरफ से ही होती है, वो नेचुरल होती है, तो वो अनप्लान्ड होती है। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, उनको ये हिट करता है सोशल चेंज, ठीक है। जैसे अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसने जो है वो सोसाइटी को ओवरऑल चेंज किया था। उसमें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है वो चेंज हुई थी। हर चीज़ पे उस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आया था। तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, किसी एक एस्पेक्ट को टारगेट नहीं करता, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी जो है वो इससे अफेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव। इसका मतलब ये है कि सोशल चेंज जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। अगर एक पॉलिसी या एक लॉ एक कंट्री में बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्रोग्रेसिव सोशल चेंज लेके आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी सोसाइटी में भी उसी तरीके से काम करे। जैसे अगर होमोसेक्सुअलिटी मूवमेंट्स के बाद अगर कुछ कंट्रीज़ ने उसको लीगलाइज़ कर दिया और वहाँ पे वो कामयाब हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ में भी वो हो। पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये रिलेटिव होती है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी सोशल चेंज जो है वो वेरी कर रहा होता है। उसके बाद है स्पीड और टेम्पो। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट स्पीड पे होता है। कभी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कभी जो है बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। इसमें जो है एक आ जाता है मटेरियल कल्चर, और एक आता है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो है उसमें चेंज आना जो है वो ईज़ी है, उसको जल्दी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है, जिसमें लोगों के बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज़, सोच, ये चीज़ें आ जाती हैं, उनको चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये होता है कि कुछ चीज़ों को सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे स्मार्टफ़ोन्स हो गए, ठीक है। वो बहुत जल्दी जो है वो सोसाइटीज़ ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया, वो जल्दी रैपिड स्प्रेड हुआ था उनका बेसिकली। और जो मूवमेंट्स चलाई गई वुमेन के राइट्स की या कुछ भी इस तरह का, उनको टाइम लगता है, वो उनके जो है वो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये है कि सोशल चेंज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आ सकता है। लाइक ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सोशल चेंज वो जिससे सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ जाए, बेहतरी हो उसमें सोसाइटी की। और रिग्रेसिव ये होता है जो नेगेटिव सोशल चेंज होता है, जो सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हो गए, तो वो चीज़ जो है वो इसमें आ जाती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि सोशल चेंज जो है सेम सेक्स मैरिज की, यानी होमोसेक्सुअलिटी जो कहीं पे इसको लीगलाइज़ किया गया, तो वहाँ उन कंट्रीज़ के लिए वो प्रोग्रेसिव है। और जहाँ पे जो है इसको लीगलाइज़ नहीं किया गया, गलत समझा जाता है, वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी आए, तो इसका मतलब है कि वो रिग्रेसिव है। नेक्स्ट है ये थेरीज़। इन सारी थेरीज़ का ओवरव्यू मैं अभी दे देती हूँ, लेकिन इन पे नेक्स्ट जो है वो मैं डिटेल से लेक्चर्स अपलोड करूँगी। कुछ इनमें से जो थेरीज़ हैं उन पे ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड भी किए हुए हैं मैंने, लेकिन ये इसके ऐसे 4 पार्ट्स में जो है मैं फर्दर लेक्चर्स अपलोड कर दूँगी डिटेल से। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले है एवोल्यूशनरी थेरीज़ में अगस्ट कॉम्टे की थेरी है। अगस्ट कॉम्टे ने बेसिकली
लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस जो थेरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोसाइटी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, थियोलॉजिकल, मेटाफिज़िकल और पॉजिटिव एज। इस पे डिटेल से लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। ये थेरी इसमें आ जाती है। लेविस हेनरी की थेरी जो है उन्होंने सोशल एवोल्यूशन की दी थी। उन्होंने भी थ्री स्टेजेस बताई थी, सिविजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज, टूल्स और एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट की वजह से जो है वो चेंज होती है या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। उसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इस पर भी डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। स्टेजेस बताई थी, सिंपल कंपाउंड, डबल कंपाउंड, ट्रिपल कंपाउंड, और इसके अलावा मिलिट्री से किस तरीके से वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होती हैं। तो ये वाली एवोल्यूशनरी थेरीज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्फ्लिक्ट थेरीज़ पे। इसमें सबसे पहले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमारी सोसाइटी में दो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट। उनके दरमियान जो है वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है और स्ट्रगल एग्जिस्ट करती है, और इससे फिर रेवोल्यूशन आते हैं और सोशल चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद है लेविस ए कॉजर। इन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल होता है और ये एक नेसेसरी पार्ट है सोशल चेंज का। ठीक है, यानी ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, और इसके अलावा सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद राफ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इनका अथॉरिटी एंड सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें उन्होंने कहा था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी दो ग्रुप्स हैं, एक के पास पावर होती है और दूसरे के पास नहीं होती। पावर डायनेमिक्स की वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसकी वजह से जो है वो सोशल चेंज आता है। जैसे गवर्नमेंट वर्सेस प्रोटेस्टर हो, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस तरीके से सोशल चेंज आता है। साइक्लिकल थेरीज़ में सबसे पहले हम इब्न खल्दून का जिक्र करते हैं। यहाँ पे वो नाम नहीं शामिल। इब्न खल्दून ने साइक्लिकल थेरी दी थी, राइज एंड फॉल ऑफ नेशन, जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिके के लिए थ्री स्टेजेस उन्होंने एक्सप्लेन की थी। उसको भी ऑलरेडी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर जो है इन सारी थेरीज़ के साथ कर लेंगे। सेकंड है स्प्लेंगर। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन का। इसमें उन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशन जो है वो जैसे ह्यूमन बींग्स की एक लाइफ साइकिल होती है ना, इसी तरह सिविलाइजेशंस की भी होती है। इन्होंने स्टेजेस बताई, बर्थ, ग्रोथ, डिके और डेथ का। उसके बाद है टॉइनबी। इन्होंने कहा था कि हर सोसाइटी को किसी तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और जो सोसाइटीज़ उन चैलेंजेस को फेस कर लेती हैं और चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, बाकी सोसाइटीज़ जो हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। पिट्रम सोरोकिन है। इन्होंने आइडिएशन, आइडियलिस्टिक और सेंसेट कल्चर वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, आइडिएशन जो है वो हाईली स्पिरिचुअल या मेटाफिज़िकल टाइप की स्टेज थी। आइडियलिस्टिक जो है एथिक्स और मॉरल बेस्ड है, और सेंसेट जो है वो एम्पिरिकल नॉलेज जो है, मटीरियलिज्म से रिलेटेड साइंस, टेक्नोलॉजी। तो ये तीन चीज़ें उन्होंने इस थेरी में एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट है पेरेटो। इन्होंने जो है वो सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स थेरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलीट्स जो हैं वो रूल करते हैं सोसाइटी को, वक्त के साथ साथ न्यू इलीट्स इमर्ज होते हैं और इस तरीके से वो रूल करते हैं दुनिया को। इसके अलावा उसमें उन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड किया था इसको, एक थे लाइन्स और एक थे फॉक्सेस। लाइन्स जो थे वो वॉयलेंट और फोर्सफुल लीडर्स थे, और फॉक्सेस जो थे वो ज़रा मैनिपुलेटिव थे। तो उन्होंने कहा था एक साइकिल चलती रहती है, लाइन्स डोमिनेट होती हैं, फॉक्सेस इमर्ज होते हैं, फिर फॉक्सेस डोमिनेट होते हैं, लाइन्स रीमर्ज होते हैं, तो एक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनलिस्ट थेरीज में टालकट पार्सन ने एजिल मॉडल दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सोसाइटीज़ किस तरीके से सर्वाइव करते हैं या अडॉप्ट करती हैं। उसमें उन्होंने जो है वो एडेप्टेशन, गोल्ड अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद विलियम ऑकबर्न ने जो है वो कल्चरल लैग थेरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी चेंज करती है सोसाइटी को। एक हमारा मटेरियल कल्चर होता है और एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल कल्चर में टेंजिबल चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और टेक्नोलॉजी वगैरह, जिसमें क्विक जो है लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और नॉन मटेरियल कल्चर को चेंज होने में टाइम लगता है, जिसमें लोगों के बिलीव, वैल्यूज़, नॉर्म्स वगैरह शामिल हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रेजेंट किया था। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी और कुछ नेगेटिव भी हैं, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। सोशल चेंज की वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज़ जो है वो इम्प्रूव हुई है, और उसकी वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है। अगर हम पहले देखें तो जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था,
क्योंकि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, या एजुकेशन की भी कमी थी, लोगों को पता नहीं था चीज़ों का। अब वक्त के साथ साथ जो है वो मेडिकल उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, तो इस वजह से लोगों की जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर हुई है। उसके बाद है इंक्रीज्ड इक्वालिटी। ये सोशल चेंज की वजह से अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी हद तक इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। अब अगर हम पहले की बात करें तो वुमेन के राइट्स की कोई बात नहीं करता था। फिर उसके बाद फेमिनिज़्म की मूवमेंट्स आई और वुमेन के राइट्स की बात की जाने लगी, और सोसाइटीज़ आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबल हुई, चेंज हुई, और अब जो है वो डिस्क्रिमिनेशन उस लेवल की नहीं है, या राइट्स जो है वुमेन को जितने जो उनके साथ पहले सलूक होता था उससे बहुत बेहतर है। अब उनको जो है वो ज़्यादातर राइट्स उनके दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होती थी रेस, जेंडर और रिलीजन वगैरह की बेसिस पे लोगों के साथ, जैसे जैसे सोसाइटीज़ मॉडर्न हुई हैं, बेहतर हुई हैं, वैसे वैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम हो गई है। उसके बाद कल्चरल इनरिचमेंट। आप डिफरेंट कल्चर्स के आइडियाज़ को और उनके वैल्यूज़ वगैरह को अडॉप्ट करते हो, आपको पता चलता है कि क्या कल्चर्स हैं बाकी सोसाइटीज़ के, क्या नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो कल्चरल इनरिचमेंट होती है इससे, यानी आप दूसरे कल्चर्स के बारे में भी जानते हो या उनको अडॉप्ट करते हो। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सोशल चेंज की वजह से जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट आ रही हैं, ठीक है। लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फिर मज़ीद चेंजेस आते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस तरीके से होती है और इससे सोशल चेंज भी आता है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं सोशल चेंज के। देन है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल चेंज, सोशल अनरेस्ट। इसका मतलब ये है कि सोशल चेंज की वजह से समटाइम कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इमर्ज हो जाते हैं, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह हो गए। अभी बांग्लादेश में 2024 में स्टूडेंट्स ने जो किया था, कितने स्टूडेंट्स मारे गए थे उसमें, लेकिन फाइनली वो अपना जो था उनका मोटिव उसमें वो कामयाब हो गए थे। तो समटाइम सोशल चेंज की वजह से सोसाइटी में जो है वो टेंशन क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं। उसके बाद कल्चरल लॉस। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, ठीक है। यानी लोग अब जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड हैं, तो हमारा जो अपना कल्चर है वो कहीं दब सा गया है, उस तरीके का नहीं रहा जैसे होना चाहिए था। तो हमारा जो अपना कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए ये नुकसानदेह होता है। उसका इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, इसमें ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है सोशल चेंज, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वगैरह जो है वो आ सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जैसे हम कहते हैं ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, और अब जो है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ग्रीन इन्वायरमेंट मूवमेंट्स वगैरह चलाई जा रही हैं ताकि इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ जो है वो हमारा इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है सोशल चेंज की वजह से। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।